आप जानते हैं कि यूपी लेखपाल पुलिस और यूपीएसएफसी एग्जाम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इस एक वीडियो में 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर डिजिटल राइट्स तक सब कुछ को धमाकेदार तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। अगर फुल मार्क्स चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ऐसे ही और दमदार वीडियो के लिए अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। स्टार्ट। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, फिर कंप्लीट स्टैटिक पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का री का। तो चलिए शुरू करते हैं। को लाइक और शेयर कर दो तभी होगा सिलेक्शन। नमस्ते और आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और आज मेरे पास एक बहुत ही सघन और जानकारी से भरा हुआ पीडीएफ नोट्स का दस्तावेज है। बिल्कुल, मतलब इस एक दस्तावेज में परीक्षा के लिए जरूरी सारे तथ्य मौजूद है। हाँ, और हमारा मिशन है इस पूरे दस्तावेज को पन्ने दर पन्ने डिकोड करना। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा गहन विश्लेषण या रिवीजन जिससे सारे तथ्य दिमाग में आसानी से छप जाएं। एकदम सही बात है। परीक्षा की तैयारी के लिए ये अप्रोच बहुत काम आती है। तो ओके, लेट अस अनपैक दिस। पहले पन्ने पर नैनो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर का जिक्र है। यहां लिखा है कि क्वालकॉम ने भारत की पहली 2nm यानी 2 नैनोमीटर चिप विकसित की है। 2 नैनोमीटर सुनने में बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है ना? हाँ, मतलब इसे ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि इंसान का बाल करीब 80,000 नैनोमीटर मोटा होता है। ओह अच्छा, मतलब बाल के भी 50,000वें हिस्से के बराबर। ये तो बहुत ही सूक्ष्म है। बिल्कुल। इसके साथ ही इस दस्तावेज में एक डायग्राम भी है जहां नैनो टेक्नोलॉजी और विक्रम 321 लिखा है। ये इसरो की सेमिली यानी सेमीकंडक्टर लैब द्वारा निर्मित स्वदेशी चिप है। ये तो रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी कहानी है। और वो जो भुवनेश्वर वाला पॉइंट है, भारत के पहले 3D सेमीकंडक्टर प्लांट का। हाँ, वो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है और ये भारत की पहली पैकेजिंग इकाई है। और वहीं भारत के पहले एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भी हुआ है। मतलब कच्चे माल से लेकर चिप बनने तक का काम एक जगह। एकदम सही। तो अब इस पन्ने के MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली 2nm चिप किसने विकसित की? इसका उत्तर क्वालकॉम है। सही। और दूसरा प्रश्न, 3D सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में कहां स्थापित किया गया? इसका जवाब भुवनेश्वर होगा। बिल्कुल सही। रिवीजन हो गया। दस्तावेज के पहले पन्ने की तकनीक को समझने के बाद अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। तो दूसरे पेज पर तकनीक का संबंध सीधे इंसानी शरीर और जैव प्रौद्योगिकी से है। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बेंगलुरु की एक 38 वर्षीय महिला का केस। बिल्कुल, दुनिया का पहला और अत्यंत दुर्लभ क्रिब ब्लड ग्रुप इसी महिला में मिला है। और एग्जाम के लिए ये टिप बहुत जरूरी है कि इस क्रिब यानी KRIB का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, K का मतलब है क्रोमर, I का मतलब इंडिया और B का मतलब बैंगलोर। क्या बात है। इसके अलावा यहाँ जीन थेरेपी का विजुअल भी बना है जहाँ लिखा है कि UAE ने SMA बीमारी के लिए पहली जीन थेरेपी दी है। और भारत ने क्या किया? भारत ने बेंगलुरु में हीमोफीलिया के लिए पहली मानव जीन थेरेपी का परीक्षण किया है। मतलब हम सीधे DNA के कोड को ही ठीक कर रहे हैं, बीमारी की जड़ पर वार। और DNA की बात करें तो गूगल ने अल्फा जीनोम नाम का एक AI टूल विकसित किया है। अच्छा, अल्फा जीनोम ये क्या करता है? ये खुद DNA का संश्लेषण कर सकता है, यानी ये AI अब खुद DNA बना सकता है। ये सच में एक बड़ी क्रांति है। इसके अलावा हैदराबाद में भी एक अहम कदम उठाया गया है। हाँ, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक हैदराबाद में बना है। बिल्कुल, तो जल्दी से इसके प्रश्न भी हल कर लेते हैं। प्रश्न 1, क्रिब ब्लड ग्रुप की खोज किस शहर में हुई? इसका जवाब बेंगलोर है। और प्रश्न 2, UAE ने किस बीमारी के लिए पहली जीन थेरेपी दी? वो SMA बीमारी के लिए दी गई थी। एकदम सही। तो स्वास्थ्य से जुड़े इस दिलचस्प पेज के बाद अब बढ़ते हैं अगले पेज। ऊर्जा के विषय पर चलते हैं। हाँ, अब मानव शरीर और जीवों को ऊर्जा देने की बात हो गई। चलिए उस ऊर्जा की बात करते हैं जो हमारे शहरों और देशों को चलाती है। हमारा अगला फोकस परमाणु प्रौद्योगिकी पर है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यहाँ पेज पर एक बार चार्ट है जो दिखाता है कि भारत सरकार अपनी वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता जो 8.8 गीगावाट है उसे वर्ष 2032 तक 22 गीगावाट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 8.8 गीगावाट से सीधे 22 गीगावाट। ये कोई सामान्य वृद्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले से हटकर कार्बन मुक्त विकल्पों पर तेजी से शिफ्ट हो रहा है। और इसी के तहत PM मोदी ने राजस्थान में माही बांसवाड़ा प्लांट की आधारशिला रखी है। रणनीतिक रूप से ये प्लांट बहुत अहम है।
लेकिन यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम पृथ्वी से बाहर देखते हैं। दस्तावेज में चंद्रमा और एक परमाणु रिएक्टर का चित्र है। हाँ, नासा का मिशन। नासा 2030 तक चंद्रमा पर लूनर रिएक्टर स्थापित करने जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, चांद पर परमाणु रिएक्टर की क्या जरूरत है? क्या सौर ऊर्जा काफी नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, पृथ्वी की तरह चांद पर दिन और रात 12-12 घंटे के नहीं होते। तो कितने लंबे होते हैं? चांद का एक दिन और एक रात पृथ्वी के लगभग 14-14 दिनों के बराबर होते हैं। ओह, इसका मतलब है 14 दिन तक लगातार भयंकर अंधेरा और जमा देने वाली ठंड। ऐसे में सौर ऊर्जा काम नहीं कर सकती। ये तो बहुत तार्किक है। हाँ, तो भविष्य में अगर चांद पर इंसानों को बसाना है या कोई बेस बनाना है तो एक परमाणु रिएक्टर ही लगातार और भरोसेमंद ऊर्जा दे सकता है। और मुझे लगता है इसी सिद्धांत का उपयोग समुद्र की गहराइयों में भी होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। क्योंकि दस्तावेज में रूस की खाबरूफस्क नामक एक नई पनडुब्बी का चित्र है और ये परमाणु संचालित है। जी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार समुद्र की सतह पर आना पड़ता है, जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से देख सकता है, राइट? एकदम सही। लेकिन एक परमाणु संचालित पनडुब्बी बिना सतह पर आए महीनों तक पानी के भीतर छिपी रह सकती है, क्योंकि रिएक्टर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो श्रोताओं, डेटा पॉइंट्स के लिहाज से याद रखें, परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य 2032 तक 22 गीगावाट है और नासा का लूनर रिएक्टर 2030 तक चांद पर पहुंचेगा। इन सालों को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब हरित ऊर्जा की बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भविष्य हरित ऊर्जा और रोजमर्रा के स्वच्छ विकल्पों का भी है। दस्तावेज का अगला हिस्सा इसी पर बात करता है। ऊर्जा संसाधन और नवाचार। यहाँ एक बहुत बड़ी टैगलाइन है, ऊर्जा संरक्षण, नवाचार और सतत विकास की दिशा में भारत की बड़ी छलांग। इस भाग में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का वर्णन है, जो कि हरियाणा में चलने वाली है। हाँ, जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली है। देखिए, हाइड्रोजन एक अल्टीमेट ग्रीन फ्यूल है। वो कैसे? जब पारंपरिक डीजल इंजन चलता है तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं। और एमिशन क्या होता है? एमिशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी निकलता है। ये तो सच में जादू जैसा है। और हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप भी विकसित कर ली है। ये परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। इसी के साथ दस्तावेज में एक बड़ी सी बैटरी का चित्र है, वेनेडियम फ्लो बैटरी। ग्रेटर नोएडा में 3 मेगावाट क्षमता वाली इस तकनीक का उद्घाटन किया गया है। ग्रेटर नोएडा यूपी में? लेकिन हमारे पास पहले से ही लिथियम आयन बैटरी हैं, तो इस फ्लो बैटरी की क्या जरूरत है? लिथियम आयन बैटरियां हमारे फोन या कारों के लिए अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको पूरे शहर की ऊर्जा स्टोर करनी हो, मान लीजिए किसी बड़े सोलर पार्क से पैदा हुई बिजली, तो लिथियम बैटरियां महंगी और कम जीवन काल वाली साबित होती हैं। अच्छा, तो वेनेडियम बैटरी बेहतर हैं? हाँ, वेनेडियम फ्लो बैटरी में ऊर्जा को तरल इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है। सरल रूप में? बिल्कुल। ये बैटरियां 20 साल से ज्यादा चलती हैं और इनकी क्षमता को सिर्फ टैंक का आकार बढ़ाकर आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ये ग्रिड स्केल स्टोरेज के लिए सबसे उत्तम तकनीक है। और इनोवेशन की बात करें तो भारत बायो बिटुमिन के व्यावसायिक उत्पादन में दुनिया का पहला देश बन गया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जानते हैं कि बिटुमिन का इस्तेमाल सड़कें बनाने में होता है, लेकिन ये बायो वर्जन क्या है? आमतौर पर बिटुमिन कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के शोधन से मिलता है। हाँ, लेकिन बायो बिटुमिन कृषि अपशिष्ट या बायोमास से बनाया जाता है, पराली वगैरह से। बिल्कुल। इससे न केवल कचरे का सही उपयोग होता है, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता भी कम होती है। तो श्रोताओं, परीक्षा के लिए जींद सोनीपत का रूट, ग्रेटर नोएडा की वेनेडियम फ्लो बैटरी और बायो बिटुमिन का तथ्य जरूर याद रखें। ये सारे एमसीक्यू के सवाल हैं। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब हम पर्यावरण और सूक्ष्म जीव विज्ञान पर चर्चा करेंगे। हाँ, अब ऊर्जा बचाने के साथ साथ हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचाना है। हमारा अगला विषय सूक्ष्म जीव विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ा है। शुरुआत में ही एक चौंकाने वाला चित्र है, एक गिद्ध और एक बैन की गई दवा। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। लुप्तप्राय गिद्धों को बचाने के लिए भारत में निमिसुलाइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण में बायोमैग्निफिकेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। थोड़ा समझाएंगी इसे? निमिसुलाइड असल में जानवरों को दर्द निवारक के रूप में दी जाती थी। जब वे जानवर मर जाते हैं तो उनके शरीर में ये रसायन रह जाता है। और फिर गिद्ध उन्हें खाते हैं? हाँ,
गिद्ध, जो कि प्रकृति के सफाई कर्मी है, जब इस मांस को खाते हैं तो ये रसायन उनके शरीर में चला जाता है, जिससे उनकी किडनी तुरंत फेल हो जाती है। लेकिन कई लोगों को लगता होगा कि गिद्धों के मरने से इंसानों का क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। अगर गिद्ध नहीं होंगे तो जानवरों के शव महीनों तक सड़ते रहेंगे और बीमारियां फैलेंगी? बिल्कुल। इससे जंगली कुत्तों की आबादी तेजी से बढ़ेगी, जिससे रेबीज जैसी गंभीर बीमारियां इंसानों की बस्तियों तक पहुंच जाएंगी। इसलिए निमेसोलाइड पर बैन एक बहुत ही वैज्ञानिक और जरूरी कदम है। ये कनेक्शन सच में बहुत गहरी बात है। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने एक बहुत बड़ी खोज की है, होस्ट प्रोटीन। ये मेडिकल साइंस का एक और चमत्कार है। दस्तावेज कहता है कि ये प्रोटीन कीटाणुओं को शरीर बीमार करने से पहले ही निष्क्रिय कर देता है। रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि ये कीटाणुओं को मारता नहीं है? बिल्कुल सही पकड़े। आम एंटीबायोटिक्स सीधे बैक्टीरिया या वायरस पर हमला करके उन्हें मारते हैं। हाँ, हम सब यही खाते हैं। लेकिन इससे समय के साथ बैक्टीरिया म्यूटेट होकर दवा के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यानी दवा का असर खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन आईआईटी बॉम्बे की खोज ने एक अलग रास्ता चुना है। वायरस को हमारे शरीर में संक्रमण फैलाने के लिए हमारे शरीर के कुछ प्रोटीन से जुड़ना पड़ता है, जिन्हें होस्ट प्रोटीन कहते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल ताले और चाबी की तरह काम करता है। इस खोज में उन होस्ट प्रोटीन्स को ही ऐसा बदल दिया जाता है कि वायरस की चाबी ताले में फिट ही नहीं होती। कमाल है। वायरस शरीर में आता है, कुछ नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। ये विज्ञान का एक बिल्कुल नया नजरिया है। यहाँ दस्तावेज में एक कन्फ्यूजन पॉइंट भी स्पष्ट किया गया है, जिस पर परीक्षाओं में अक्सर सवाल फंसाए जाते हैं। यह है जीवन प्लेटफॉर्म। हाँ, जीवन प्लेटफॉर्म। नाम सुनकर लगता है कि ये कोई आम स्वास्थ्य योजना होगी या सभी तरह के टीकों का रिकॉर्ड रखेगी। तो असल में ये क्या है? दस्तावेज साफ करता है कि जीवन प्लेटफॉर्म विशेष रूप से केवल एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम की आपूर्ति और ट्रैकिंग के लिए है। सिर्फ एआरवी और एएसवी के लिए? श्रोताओं को इस बारीकी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और एक खबर जिसने मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित किया है, इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। अंतरिक्ष कृषि की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो श्रोताओं, निमेसोलाइड पर प्रतिबंध, आईआईटी बॉम्बे का होस्ट प्रोटीन और जीवन प्लेटफॉर्म का विशिष्ट उपयोग, ये सभी परीक्षा के लिए बहुत अहम है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब हम डिजिटल दुनिया की तरफ चलेंगे। बायोलॉजिकल वायरस से बचने के बाद अब बात करते हैं डिजिटल वायरस और साइबर सुरक्षा की। दस्तावेज के अगले हिस्से में एक डिजिटल हैंडशेक का विजुअल है। हाँ, जो आधार डेटा सुरक्षा के लिए यूआईडीआई और डीआरडीओ के बीच हुए 5 साल के समझौते को दर्शाता है। डिजिटल फॉरेंसिक के लिए। लेकिन आधार के लिए सेना की रिसर्च एजेंसी डीआरडीओ की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है। हाँ, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन होते हैं इसमें। बिल्कुल, इसमें करोड़ों भारतीयों की आंखों की पुतलियों और उंगलियों के निशान का डेटा है। अगर ये हैक हो गया तो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट बन सकता है। सही बात है। डीआरडीओ के पास जो मिलिट्री ग्रेड डिजिटल फोरेंसिक और साइबर सुरक्षा क्षमताएं हैं, वो यूआईडीआई के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी एडवांस साइबर हमले से बचाने के लिए जरूरी हैं। समझ गया। अब एआई टूल्स की दुनिया में जो तेजी से काम हो रहा है, उसकी बात करते हैं। सरकारी एजेंसियां एआई को बहुत तेजी से अपना रही हैं। इस दस्तावेज में कुछ नए एआई प्लेटफॉर्म्स के नाम भी दिए गए हैं। हाँ, एक रैपिड फायर हो जाए। सीबीआई ने जो एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम है अभय। आयकर विभाग के प्लेटफॉर्म का नाम है कर साथी। और बैंक ऑफ बड़ौदा का एआई मंच है बॉब संवाद। ये नाम परीक्षा में सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकते हैं। एकदम सही। आप देख सकते हैं कि अपराध जांच से लेकर टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग तक हर जगह डेटा को प्रोसेस करने के लिए एआई की मदद ली जा रही है। और रोबोटिक्स भी पीछे नहीं है। इसी के साथ एक और दिलचस्प डेवलपमेंट है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट स्थापित किया गया है, जिसका नाम है एएससी अर्जुन। हाँ, ये रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सवालों का जवाब देने और उनकी मदद करने के लिए है। रोबोट्स रेलवे स्टेशन पर, भविष्य सच में यहाँ है। तो श्रोताओं, यूआईडीआई डीआरडीओ का समझौता और इन तीनों एआई चैटबॉट्स के नाम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। डिजिटल स्पेस से निकलकर अब सीधे आउटर स्पेस की उड़ान भरते हैं। बिल्कुल। दस्तावेज में स्पेस टेक्नोलॉजी को सुपरहिट टॉपिक कहा गया है। और ये है भी। यहाँ नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का जिक्र है, जिसने ओरायन अंतरिक्ष यान द्वारा मानव इतिहास की सबसे लंबी अंतरिक्ष दूरी तय की है।
जो कि 4.67 लाख किलोमीटर्स है। ये दूरी तो चांद से भी ज्यादा है। बिल्कुल, पृथ्वी से चांद की औसत दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर्स है। तो ये मिशन इतनी दूर क्यों गया? आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य इंसानों को चांद पर ले जाना और फिर आगे मंगल ग्रह की यात्रा के लिए तैयार करना है। मंगल ग्रह? हाँ, 4.67 लाख किलोमीटर की ये उड़ान डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक बहुत बड़ी टेस्टिंग थी कि यान इंसानों को सुरक्षित इतनी दूर ले जाकर वापस ला सकता है या नहीं। और हमारी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो भी पीछे नहीं है। आदित्य L1 ने सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ सौर ज्वाला कोरोनल की तस्वीर ली है। सूर्य की सतह के इतने करीब की घटना को कैमरे में कैद करना एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा निसार मिशन का भी जिक्र है। दस्तावेज बताता है कि इसे GSLV Mk3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। निसार मिशन यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये पृथ्वी की निगरानी करने के लिए है। ये क्या निगरानी करता है? ये रडार इतना शक्तिशाली है कि पृथ्वी पर हो रहे 1 सेंटीमीटर के बदलाव को भी माप सकता है। 1 सेंटीमीटर? हाँ, जैसे बर्फ का पिघलना, जमीन का खिसकना या भूकंप की चेतावनी। ये आपदा प्रबंधन में बहुत काम आएगा। और अंतरिक्ष अब केवल सरकारों का खेल नहीं रहा। दस्तावेज बताता है कि वास्ट स्पेस कंपनी द्वारा दुनिया के पहले निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 का निर्माण किया जा रहा है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन? और भारत के भविष्य के स्पेस लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, 2 बड़े लक्ष्य हैं। 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है और 2040 तक चंद्रमा पर मानव लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। श्रोताओं के लिए ये 4.67 लाख किलोमीटर की दूरी, आदित्य L1 की तस्वीर, निसार का रॉकेट, GSLV Mk2 और ये भविष्य के साल 2035 और 2040 परीक्षा के लिए सीधे सीधे प्रश्न हैं। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अंतरिक्ष की रक्षा से अब हमारी अपनी सीमाओं की रक्षा तक आते हैं। ये हमारे दस्तावेज का अंतिम भाग है, रक्षा और मिसाइल प्रौद्योगिकी। इस पेज पर अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण का जिक्र है, जो MIRV तकनीक के साथ एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि ये MIRV तकनीक आखिर है क्या? क्या मिसाइल हवा में टूट जाती है? आपका सवाल बिल्कुल सही दिशा में है। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका आसान मतलब क्या है? देखिए, पारंपरिक मिसाइल में सिर्फ एक वॉरहेड या बॉम्ब होता है जो एक लक्ष्य पर गिरता है। ठीक है। लेकिन MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 जब अंतरिक्ष में पहुंचती है तो वो एक साथ कई वॉरहेड्स को अलग-अलग दिशाओं में रिलीज कर देती है। मतलब एक तीर से कई निशाने। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई 100 किलोमीटर दूर स्थित अलग-अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, वो एक साथ इतने सारे लक्ष्यों को हवा में नहीं रोक पाता। ये भारत की रक्षा शक्ति में एक बहुत बड़ा इजाफा है। बाप रे, ये तो सामरिक रूप से बहुत एडवांस्ड है। और इसके साथ ही चांदीपुर में एक और कमाल हुआ, प्रलय मिसाइल का परीक्षण। हाँ, ये भी बहुत खास था। खास बात ये रही कि एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलों का परीक्षण किया गया। क्योंकि युद्ध के समय में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक ही लॉन्चर से तुरंत बैक टू बैक मिसाइलें दागना सेना की रैपिड डिप्लॉयमेंट क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा तकनीक का भी जिक्र है। तुर्की ने अपनी नई ICBM विकसित की है, जिसका नाम है येदी रिमहान। और ताइवान ने भी अपनी रक्षा पंक्ति मजबूत की है। हाँ, ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवेल या हाइकून का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पेज का एक आखिरी महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि तमिलनाडु का VO चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह बन गया है। अब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को ड्रोन हमलों से भी सुरक्षित किया जा रहा है। तो श्रोताओं, अग्नि 5 की MIRV तकनीक, प्रलय मिसाइल का परीक्षण, तुर्की और ताइवान के रक्षा अपडेट्स और पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह, ये रक्षा विज्ञान के प्रमुख तथ्य हैं। हॉल ऑफ फेम, भारतीय विज्ञान के अग्रदूत। हॉल ऑफ फेम मतलब वो लोग जिन्होंने इस पूरे इकोसिस्टम की नींव रखी। यहाँ जो पहला तथ्य है वो CV रमन के बारे में है। हाँ, CV रमन 1930 का नोबेल पुरस्कार विजेता। बिल्कुल। और इन्हें रमन प्रभाव के लिए ये पुरस्कार मिला था। नोट्स में आगे ब्रैकेट में लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है विज्ञान का। हाँ, और इसी पन्ने पर एक और बड़ा नाम है,
जेसी बोस, इनका योगदान रेडियो तरंगों के प्रदर्शन में रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ लिखी है वो है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। अरे हाँ, क्रेस्कोग्राफ। नोट स्पष्ट करते हैं कि ये पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। सोचिए, उस जमाने में इन्होंने बता दिया था कि पौधों में भी जान होती है। सच में अद्भुत है। अब आगे दो ऐसे नाम हैं जिनमें छात्र अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है, लेकिन नोट्स में से बहुत अच्छे से अलग किया गया है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा गया है। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। मतलब भाभा परमाणु से जुड़े हैं और साराभाई अंतरिक्ष से। एकदम सही। और भाभा के नाम के साथ एक और फैक्ट यहाँ जोड़ा गया है, ब्रह्मांडीय किरणों या कॉस्मिक रेस की खोज। अच्छा, और साराभाई के सेक्शन में लिखा है कि 1962 में इनकॉस्पार और 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। हाँ, ये दोनों वर्ष परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी हॉल ऑफ फेम में हमारा अगला नाम है मिसाइल मैन का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल। इनके आगे दो बहुत बड़े माइलस्टोन लिखे हैं। पहला है 1983 में आईजीएमडीपी की स्थापना और दूसरा है 1998 के पोखरण 2 का सफल नेतृत्व। हाँ, और देखिए पन्ने के बिल्कुल नीचे एक एग्जाम टिप दी गई है। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है कि इन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और वर्षों को याद रखने के लिए कीवर्ड और रंग वाले हाइलाइटर का उपयोग करना चाहिए। ये रिवीजन के लिए एक बहुत बढ़िया टिप है। अब इसी पन्ने पर जो क्विज टाइम वाला सेक्शन है उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ। हाँ, बिल्कुल पूछिए। पहला सवाल है, रमन प्रभाव की खोज किसने की? इसका उत्तर तो विकल्पों में से सी होगा, सीवी रमन। सही। और दूसरा सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? इसका उत्तर है विकल्प डी, विक्रम साराभाई। एकदम सटीक। तो हमारा पहला पन्ना यहाँ पूरा होता है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। बिल्कुल। इस दूसरे पन्ने की हेडिंग है आईएसआरओ का मुख्यालय और पहला मील का पत्थर। और यहाँ एक बहुत ही शानदार विजुअल डायग्राम दिया गया है। नक्शा है भारत का। इसके ऊपर लिखा है स्पेस कमांड, इसरो हेडक्वार्टर्स। हाँ, इस नक्शे में 3 खास जगहों को पॉइंट किया गया है। मैं इस डायग्राम का वर्णन कर देता हूँ। बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ इसरो का मुख्यालय दिखाया गया है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और वहीं यूआरएससी भी है। और थोड़ा दाईं तरफ देखें तो श्री हरिकोटा है, आंध्र प्रदेश में। हाँ, वहाँ एसडीएससी या शार लॉन्च पैड है। और एकदम नीचे त्रिवेंद्रम, केरल में वीएसएससी स्थित है। मतलब ये तीनों चीजें अलग अलग राज्यों में हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही रणनीतिक दृष्टिकोण है। रिसर्च का काम बेंगलुरु में होता है, लॉन्चिंग सुरक्षित तरीके से तटीय इलाके श्री हरिकोटा से होती है और हेडक्वार्टर अलग है। नोट्स में यहाँ किनारे पर एक स्टूडेंट डाउट पैनल बना हुआ है। इसमें एक छात्र पूछ रहा है कि सर, इसरो की कमर्शियल ब्रांचेस कौन सी हैं? और इसका उत्तर भी वहीं दिया है, NSIL और एंट्रिक्स। ये इसरो की व्यावसायिक शाखाएं हैं जो राजस्व कमाती हैं। क्या बात है। अब पन्ने के दूसरे हिस्से में फर्स्ट माइलस्टोन हेडिंग है। यहाँ भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का जिक्र है। और इसकी तारीख दी गई है 19 अप्रैल 1975। पीएम रॉकेट से लॉन्च किया गया था। हाँ, शुरुआती दिनों में हमारे पास अपने रॉकेट नहीं थे। ये तो ऐसा ही है जैसे खुद की कार खरीदने से पहले किसी पड़ोसी की गाड़ी से लिफ्ट लेना, है ना? बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। उस समय हमारे पास तकनीक नहीं थी, लेकिन सैटेलाइट बनाने का जज्बा था। तत्कालीन चुनौतियां बहुत बड़ी थी। हाँ, चलिए अब इस पेज के एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला सवाल, इसरो मुख्यालय की स्थापना कब हुई? इसका सही विकल्प है बी, 15 अगस्त 1969। बिल्कुल। और दूसरा सवाल, आर्यभट्ट उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? इसका जवाब है विकल्प सी, कॉस्मोस 3M। एकदम सही। अंतरिक्ष का ये सफर बहुत रोमांचक है और अंतरिक्ष से अब रक्षा की ओर मुड़ते हुए अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। हाँ, ये तीसरा पन्ना रक्षा प्रौद्योगिकी, DRDO और IGMDP मिसाइलें इस विषय पर है। यहाँ सबसे पहले DRDO फैक्ट दिया हुआ है। जी, इसमें लिखा है कि DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मुख्य काम आधुनिक हथियारों में आत्मनिर्भरता लाना है। हाँ, ताकि हमें हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। हाँ, और इसके ठीक नीचे डॉक्टर कलाम द्वारा 1983 में बनाए गए IGMDP प्रोग्राम का जिक्र है।
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके तहत बनाई गई 5 मिसाइलों को याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है। हाँ, पटना ट्रिक, PATNA, पटना। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, P से पृथ्वी, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। A से अग्नि, ये भी सतह से सतह की बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आता है T से त्रिशूल, जो सतह से हवा में मार करती है। और N से नाग, ब्रैकेट में लिखा है टैंक रोधी या एंटी टैंक मिसाइल। और आखिर में A से आकाश, जो त्रिशूल की तरह ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये तो बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। और यहाँ फिर से एक स्टूडेंट डाउट पैनल है। हाँ, इसमें सवाल है, सोचो अगर दुश्मन का टैंक उड़ाना हो तो कौन सी मिसाइल काम आएगी? और इसका उत्तर तो हमें अभी पटना ट्रिक से ही मिल गया। बिल्कुल, उत्तर है नाग मिसाइल। हाँ, और इसी पेज पर एक लाल रंग से हाइलाइटेड बॉक्स है, इस पर 100% महत्वपूर्ण लिखा है। ये यूपी एग्जाम स्पेशल फैक्ट है। हाँ, इसमें लिखा है कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ यूपी से हैं, वो AX-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष गए। ये तो परीक्षाओं के लिए सच में बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल, करंट अफेयर्स और साइंस का बेहतरीन मिक्स है। चलिए इस पेज के MCQ लेते हैं। पहला, DRDO की स्थापना कब हुई? विकल्प C, 1958। और दूसरा, IGMDP के तहत बनाई गई टैंक रोधी मिसाइल कौन सी है? इसका उत्तर भी विकल्प C है, नाग। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब हम पेज 4 और 5 पर आ गए हैं। ये दोनों पन्ने आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, इनकी हेडिंग है भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन, एक टाइमलाइन। इसमें चंद्र मिशन और सौर मिशन का पूरा एवोल्यूशन दिया गया है। तो चंद्रयान एवोल्यूशन से शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ 3 मिशन दिए हैं। पहला है चंद्रयान 1, जो 2008 में लॉन्च हुआ और इसे PSLV-C11 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हाँ, नोट्स बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि चंद्रमा पर पानी और बर्फ की खोज थी। बिल्कुल। फिर आता है चंद्रयान 2, साल 2019 में। इसे GSLV MK3 द्वारा भेजा गया था और इसमें 3 चीजें शामिल थी: ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। और फिर सबसे बड़ी सफलता, चंद्रयान 3, साल 2023। हाँ, इसे LVM-3 रॉकेट द्वारा भेजा गया था, जिसे ब्रैकेट में बाहुबली रॉकेट भी लिखा गया है। और इसकी ऐतिहासिक तारीख है 23 अगस्त, जिसे अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और इसमें भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का ही उपयोग हुआ था। ये चंद्र मिशन का इवोल्यूशन सच में कमाल का है। अब सूर्य और मंगल मिशन की तरफ देखते हैं। हाँ, यहाँ आदित्य L1 का जिक्र है, साल 2023। ये भारत का पहला सौर मिशन है। इसे PSLV-C57 रॉकेट द्वारा भेजा गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? नोट्स में लिखा है सूर्य की बाहरी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन करना। एकदम सही। और इसके ठीक नीचे मंगलयान है, 2013 का मिशन, जिसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और इसी के साथ भारत मंगल पर यान भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बना। हाँ, और भविष्य के मिशन में गगनयान का नाम है, 2025 से 2027 के बीच। ये भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। और इसमें एक बहुत दिलचस्प नाम है, व्योम मित्र रोबोट। हाँ, इंसानों से पहले इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली है, पेज 4 पर भी यूपी एग्जाम स्पेशल के तहत शुभांशु शुक्ला और X-4 मिशन का जिक्र दोहराया गया है। ये पुनरावृत्ति दर्शाती है कि ये फैक्ट परीक्षा के लिए कितना अहम है। बिल्कुल। और नीचे एक परीक्षा टिप भी है। चंद्रयान मतलब चंद्रमा की खोज, आदित्य L1 मतलब सूर्य का अध्ययन और मंगलयान मतलब मंगल पर भारत की उड़ान। बहुत ही क्रिस्प समरी है। चलिए अब इन दोनों पेजों के मिलाकर जो 50 सवाल हैं उन्हें हल करते हैं। पहला, भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? विकल्प C, आदित्य L1। दूसरा सवाल, चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस प्रक्षेपण यान द्वारा की गई? इसका उत्तर है विकल्प B, LVM-3 या जिसे GSLV MK3 भी कहते हैं। सही। तीसरा सवाल, चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? विकल्प C, 2008। और आखिरी सवाल, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है विकल्प C, सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना का अध्ययन। बहुत खूब। देश की अंतरिक्ष शक्ति को हमने डिकोड कर लिया है। अब सुरक्षा शक्ति की ओर बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर।
पेज नंबर 6। इसकी हेडिंग है भारत की वायु और नौसेना ढाल। हाँ, एरियल और नेवल शील्ड। सबसे पहले वायुसेना के हिस्से को देखते हैं। यहाँ 3 प्रमुख विमानों की चर्चा है। पहला है तेजस। हाँ, तेजस भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। ब्रैकेट में LCA लिखा है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दूसरा है राफेल, जो कि फ्रांस से आयातित अत्याधुनिक विमान है। और तीसरा है सुखोई 30 MKI। इसके बारे में लिखा है कि ये रूस का विमान है जो भारत में असेंबल होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ स्वदेशी तकनीक जैसे कि तेजस और विदेशी सहयोग जैसे कि राफेल और सुखोई, इन दोनों का एक बेहतरीन संतुलन दिखता है। बिल्कुल सही नजरिया है। अब नौसेना की ढाल पर आते हैं। यहाँ नेवल शील्ड में सबसे ऊपर नाम है INS विक्रांत का। INS विक्रांत भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके बाद लिखा है सागरिका, जिसे K-15 भी कहते हैं। ये एक पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 700 से 1500 किलोमीटर दी गई है। और आखिर में प्रोजेक्ट 75 का जिक्र है। हाँ, जिसके तहत स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। चलिए इस पेज के MCQs देख लेते हैं। पहला सवाल, भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? इसका उत्तर होगा विकल्प C, तेजस। बिल्कुल। और दूसरा सवाल, सागरिका यानी K-15 किस प्रकार की मिसाइल है? इसका जवाब है विकल्प C, पनडुब्बी से दागी जाने वाले। शानदार। अब हम अपने अंतिम तकनीकी रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले और अंतिम पेज की ओर। हाँ, ये पेज नंबर 7 है। हेडिंग है मिसाइल वर्गीकरण, बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज। और यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट डायग्राम दिया गया है जो इन दोनों के रास्ते को समझा रहा है। मैं इसका विजुअल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो डायग्राम में बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता एकदम परवलयाकार या पैराबोलिक दिखाया गया है। ये वायुमंडल से बाहर जाकर वापस आती हुई दिख रही है। हाँ, और ये लंबी दूरी के लिए होती है, जैसे कि नोट्स में उदाहरण है अग्नि 5, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। मैं इसकी तुलना ऐसे करूंगा जैसे क्रिकेट की गेंद को हवा में बहुत ऊंचा उछालना। वो ऊपर जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण से नीचे आती है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अब क्रूज मिसाइल के डायग्राम को देखिए। हाँ, इसका रास्ता एकदम सीधा और कम ऊंचाई वाला है। नोट्स कहती हैं कि ये रडार से आसानी से बच सकती है और सटीक निशाना लगाती है। इसकी तुलना आप जमीन के करीब उड़ने वाले ड्रोन से कर सकते हैं, जो दिशा बदल सकता है और सीधा लक्ष्य पर वार करता है। और क्रूज मिसाइल के सेक्शन में एक बहुत बड़ा नाम दिया है, ब्रह्मोस। हाँ, ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब? नोट्स में लिखा है ध्वनि से 3 गुना तेज चलती है। बिल्कुल। और यहाँ एक बार फिर से स्टूडेंट डाउट पैनल है। इसमें छात्र पूछ रहा है कि सोचो, रडार से छुपकर मार करने के लिए कौन सी मिसाइल बेस्ट है? और इसका सीधा सा उत्तर है क्रूज या ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि ये नीचे उड़ती हैं। हाँ, तो चलिए इस आखिरी पेज के MCQ भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल, बैलिस्टिक मिसाइल किस रास्ते का अनुसरण करती है? इसका उत्तर है विकल्प C, परवलयाकार या पैराबोलिक रास्ता। और दूसरा सवाल, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? इसका जवाब है विकल्प C, सुपरसोनिक क्रूज। बहुत ही शानदार। जो बायोलॉजिकल और केमिकल खतरे हैं, मतलब ये हैकर्स शरीर के अलग अलग हिस्सों को बहुत ही सटीक तरीके से अपना टारगेट बनाते हैं। जैसे हमारी आंतों को ही ले लीजिए, इंटेस्टाइन्स। हाँ, इंटेस्टाइन्स। यहाँ टाइफॉइड और हैजा, जिसे हम कॉलरा कहते हैं, उनके घातक बैक्टीरिया हमला करते हैं। एग्जाम में सीधा सवाल आता है इनके नाम पर। टाइफॉइड के बारे में तो सबने सुना है कि ये सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। बिल्कुल। लेकिन हैजा का मामला मुझे थोड़ा दिलचस्प लगता है। जो डायग्राम्स हमारे पास हैं, उसमें हैजा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा वो एकदम अंग्रेजी के कॉमा के आकार का दिखता है। मतलब एक बैक्टीरिया का आकार इतना मायने क्यों रखता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और ये कॉमा वाला आकार कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए जब ये विब्रियो कॉलरा आंतों में पहुंचता है तो इसका ये जो घुमावदार आकार है ना, ये इसे आंतों की अंदरूनी दीवारों पर एकदम मजबूती से चिपकने में मदद करता है। ओह, मतलब एक हुक की तरह। बिल्कुल, एक ग्रैपलिंग हुक की तरह, ताकि हमारा शरीर उसे मल के जरिए आसानी से बाहर ना फेंक सके। एक बार चिपक गया फिर ये जहर छोड़ना शुरू करता है, जिससे शरीर का सारा पानी बाहर खींचने लगता है और यही डिहाइड्रेशन जानलेवा बन जाता है। बाप रे, ये तो वाकई खौफनाक है।
अच्छा, आंतों के अलावा हमारी त्वचा पर भी तो ऐसे ही हमले होते हैं ना? हाँ, त्वचा और पैरों पर भी। जैसे कालाजार नाम की बीमारी, इसके वाहिक के बारे में कई बार एमसीक्यू आता है कि इसे सैंड फ्लाई या बालू मक्खी फैलाती है। एकदम सही। और एक और है एथलीट फुट। अब नाम सुनकर तो लगता है जैसे किसी कीड़े के काटने से होता होगा। कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यही तो कंफ्यूजन पॉइंट है जिसे हमें क्लियर करना है। एथलीट फुट किसी कीड़े या बैक्टीरिया से नहीं होता, ये होता है कवक से, यानी फंगी से। फंगी? हाँ, कवक को पनपने के लिए चाहिए होती है अंधेरी, गरम और नमी वाली जगह। अब सोचिए, बंद जूतों के अंदर पसीने से भीगे हुए पैर। वो तो फंगी के लिए एकदम परफेक्ट घर बन जाते होंगे। बिल्कुल। और फिर ये फंगी हमारी त्वचा की बाहरी परत को ही खाना शुरू कर देता है। ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। खैर, अगर बालू मक्खी कालाजार फैलाती है तो मच्छरों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मैं मच्छरों को उड़ने वाली दूषित सिरिंज कह सकती हूँ? उड़ने वाली दूषित सिरिंज, वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक है ना? क्योंकि वो सीधे हमारे खून में वायरस इंजेक्ट कर देते हैं। हाँ, मच्छर खुद कोई बीमारी नहीं होते, वो बस वाहक होते हैं। डेंगू को ही देख लीजिए, इसमें वाहक कौन है? एडीज इजिप्टी मच्छर। एडीज इजिप्टी? हाँ, जब ये काटता है तो डेंगू का वायरस खून में छोड़ता है, जो सीधे हमारी प्लेटलेट्स पर हमला करता है। एक सेकंड रुकिए, ये प्लेटलेट्स कम होने वाली बात हम बहुत सुनते हैं, पर प्लेटलेट्स कम होने से असल में होता क्या है? देखिए, प्लेटलेट्स हमारे खून के वो छोटे छोटे कण हैं जो खून का थक्का जमाते हैं, मतलब क्लॉटिंग करते हैं। अच्छा, जैसे चोट लगने पर खून का रुकना? बिल्कुल वही। खून बहना रोकने का काम प्लेटलेट्स का है। अब डेंगू वायरस क्या करता है, वो इन प्लेटलेट्स को ही तेजी से नष्ट कर देता है। जब ये बहुत कम हो जाते हैं तो शरीर के अंदरूनी अंगों से खून रिसने का खतरा पैदा हो जाता है, जिसे इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग, और यही डेंगू को इतना जानलेवा बनाता है। और हाँ, याद रखिए, एडीज इजिप्टी मच्छर ही जीका वायरस का भी वाहक है। ये तो हो गई रक्त की बात, और फेफड़ों का क्या? श्वसन तंत्र पर सीधा असर डालता है H1N1 वायरस, जिसे हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, और वो जो मलेरिया वाली दूषित सिरिंज है, उसका नाम भी बता ही दीजिए। वो है मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज। एग्जाम में कई बार प्लाज्मोडियम विवेक्स का भी जिक्र होता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स? हाँ, जब ये मच्छर काटती है तो यही प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट हमारे खून में छोड़ देती है। अच्छा, तो मलेरिया इससे होता है। ये तो हो गई वो हैकर्स जो मच्छरों या मक्खियों के जरिए आते हैं, लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी हैं जो सीधे जानवरों से इंसानों में जंप कर जाते हैं। जूनोटिक रोग। हाँ, जूनोटिक। कोविड तो हम सब ने देखा ही है, लेकिन रेबीज के मामले में एक चीज है जो मुझे हमेशा से हैरान करती है, हाइड्रोफोबिया। मतलब इंसान को पानी से डर क्यों लगने लगता है? क्या रेबीज के वायरस को पानी से नफरत है? अरे नहीं नहीं, वायरस को पानी से कोई मतलब नहीं है। ये पूरा खेल न्यूरोलॉजिकल है। कैसे? देखिए, रेबीज का वायरस सीधे हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है जी। और दिमाग तक पहुंच जाता है। जब ऐसा होता है तो मरीज के गले की मांसपेशियों में बेहद दर्दनाक ऐंठन होने लगती है। तो जब वो पानी पीने की कोशिश करता है? बिल्कुल, जब वो पानी पीने या थूक भी निगलने की कोशिश करता है तो गले में इतना भयंकर दर्द होता है कि दिमाग उस पानी को उस असहनीय दर्द के साथ जोड़ लेता है। ओह, एक तरह का ट्रॉमा बन जाता है। हाँ, इसीलिए इंसान पानी देखकर ही दहशत में आ जाता है। बाप रे, ये तो सच में किसी हॉरर फिल्म जैसा है। चलिए, इन बायोलॉजिकल हैकर से आगे बढ़कर उन रसायनों की बात करते हैं जो हमारे पर्यावरण में घुल चुके हैं, मतलब केमिकल पोल्यूटेंट्स। भारी धातुएं यानी हेवी मेटल्स। हाँ, जैसे पारे से यानी मर्क्यूरी से होने वाला मिनामाटा रोग, कैडमियम से इटाई रोग और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये रसायन शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करते हैं कि इतनी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं? हाँ, ये रसायन हमारे शरीर के ओरिजिनल हार्डवेयर को ही करप्ट कर देते हैं। जैसे पारा या मर्क्यूरी, ये सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नष्ट करता है। इंसान का अपने ही अंगों पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। अच्छा, और यही मिनामाता रोग है? हाँ, और कैडमियम की कहानी तो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। वो कैसे? शरीर को लगता है कि कैडमियम कैल्शियम है, तो वो उसे ले जाकर हड्डियों में स्टोर कर देता है। अरे बाप रे। हाँ, और इससे हड्डियां इतनी खोखली और कमजोर हो जाती हैं कि इंसान के खांसने भर से वो टूट सकती हैं। आपको पता है, जापानी भाषा में इटाई का मतलब ही है ओह दर्द। उफ, ये तो सुन के ही दर्द हो रहा है। और ये नाइट्रेट बच्चों को कैसे प्रभावित करता है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है? देखिए, नाइट्रेट पानी के जरिए शरीर में जाता है। वहां जाकर ये खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। अब हीमोग्लोबिन का असली काम क्या है? ऑक्सीजन को शरीर में फैलाना। हाँ,
लेकिन नाइट्रेट उसे ब्लॉक कर देता है। अब बच्चे के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उसका शरीर अंदर से दम घुटने लगता है। और ऑक्सीजन की कमी से उसकी त्वचा नीली पड़ने लगती है। अच्छा, इसीलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल। एक और चीज है जिसने मुझे पीडीएफ में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ। मैट काउ रोग। उसमें लिखा है कि ये प्रियॉन के कारण होता है। ये प्रियॉन क्या बला है? मतलब कोई नया वायरस है क्या? यही तो विज्ञान का सबसे अजीब और डरावना हिस्सा है। प्रियॉन ना तो कोई बैक्टीरिया है और ना ही कोई वायरस। तो फिर क्या है? इसमें कोई डीएनए भी नहीं होता। ये असल में एक बिगड़ा हुआ संक्रामक प्रोटीन है। बस एक प्रोटीन। बिना डीएनए का प्रोटीन? हाँ, और जब ये दिमाग में जाता है तो वहां मौजूद जो सही प्रोटीन होते हैं उन्हें भी अपने जैसा बिगड़ावा बना देता है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। बाप रे। और अंत में ये दिमाग को एक स्पंज की तरह एकदम खोखला कर देता है। तो क्या प्रकृति ने हमें इन अदृश्य रसायनों और प्रदूषकों से बचने का कोई अलार्म सिस्टम नहीं दिया? कोई सेंसर? बिल्कुल दिया है। हमारी प्रकृति बहुत स्मार्ट है। लाइकेन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और एग्जाम के लिए ये एक बहुत बड़ी टिप है। हाँ, लाइकेन, ये कैसे काम करते हैं? लाइकेन हवा से सीधे अपने पोषक तत्व सोखते हैं। तो अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें मौजूद हैं तो वे सबसे पहले लाइकेन को ही खत्म कर देती हैं। अच्छा, तो मतलब जहां लाइकेन नहीं है वहां समझ लीजिए कि हवा जहरीली हो चुकी है। बिल्कुल, ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक है। शानदार। तो चलिए अपने स्टूडेंट्स के लिए इन हैकर्स पर एक क्विक रैपिड फायर हो जाए। मैं बस बीमारी का नाम लूंगी और आप मुझे उस हैकर का नाम बताएंगे। शुरू करें? एकदम, पूछिए। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, मलेरिया की ओढ़ने वाली सिरिंज, मादा एनोफिलीज मच्छर, और मिनामाता और ब्लू बेबी सिंड्रोम के प्रदूषक। मिनामाता पारे यानी मकड़ी के कारण और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। चलिए। अब हम इस किले की बाहरी दीवारों से अंदर की ओर चलते हैं। मतलब क्या होता है जब हमारे शरीर का जो सोर्स कोड है वही जन्म से गलत लिखा गया हो? हम बात कर रहे हैं हमारी जेनेटिक्स, कोशिकाओं और क्रोमोसोम्स की। शरीर की अंदरूनी बनावट। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक या आनुवांशिक रोगों की, जैसे हीमोफीलिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का थक्का जमता ही नहीं है। लेकिन मुझे सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझना है। इसमें ऐसा क्या होता है कि शरीर काम करना बंद कर देता है? इसे ऐसे समझिए, हमारी जो सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, हाँ, वो एक डोनट की तरह गोल और लचीली होती हैं। हाँ, गोल शेप में। तो वे हमारी नसों के जो पतले पतले रास्ते हैं वहां से आसानी से फिसलकर निकल जाती हैं और हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में एक छोटी सी जेनेटिक गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण इन कोशिकाओं का आकार बदलकर हंसिया या कहें अर्धचंद्राकार हो जाता है, सिकल शेप। अच्छा, तो सिर्फ आकार बदलने से इतना क्या फर्क पड़ जाता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो हंसिये के आकार की कोशिकाएं हैं, ये सख्त और नुकीली हो जाती हैं। अब जब ये नसों से गुजरने की कोशिश करती हैं तो आपस में और नसों की दीवारों के साथ उलझ जाती हैं। ओह, मतलब खून के बहाव में एक तरह का ट्रैफिक जैम लग जाता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ट्रैफिक जैम। और जब खून रुक जाता है तो अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इससे मरीज को भयंकर दर्द होता है और धीरे धीरे अंग खराब होने लगते हैं। और ये सब सिर्फ एक छोटे से जेनेटिक कोड की गलती का नतीजा है। बिल्कुल। अब अगर हम शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी ईंट यानी कोशिका या सेल के अंदर झांकें तो इसके कारखाने में दो मुख्य चीजें बार बार पीडीएफ में हाईलाइट की गई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ये दोनों असल में करते क्या हैं? इसे एक फैक्ट्री की तरह सोचिए। माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह है। पावर हाउस, ये तो स्कूल से रटते आ रहे हैं। हाँ, हम जो भी खाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसे एटीपी नाम की ऊर्जा में बदल देता है। यही वो ऊर्जा है जिससे हमारा दिल धड़कता है, हम बोलते हैं, सोचते हैं। और राइबोसोम? राइबोसोम इस फैक्ट्री की एक असेंबली लाइन की तरह है। इसका मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे शरीर का पूरा ढांचा इसी प्रोटीन से तो बनता है। और इस पूरे कारखाने को, मतलब इस फैक्ट्री को चलाने का जो मैनुअल है वो हमारे क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों में लिखा है। एकदम सही। कुल 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़े। इनमें से पहले जोड़े से लेकर 22वें जोड़े तक को हम ऑटोजोम्स कहते हैं। हाँ, ऑटोजोम्स। ये महिला और पुरुष दोनों में बिल्कुल एक समान होते हैं। हमारे शरीर की जो बाहरी और अंदरूनी बनावट है वो यही तय करते हैं। ठीक है। लेकिन सारा का सारा अंतर उस आखिरी 23वें जोड़े का है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं।
महिला में ये जोड़ा XX होता है और पुरुष में ये XY होता है। यहाँ मैं एक बहुत ही जरूरी बात, एक बहुत बड़ी सामाजिक भ्रांति को सामने लाना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे समाज में अगर बेटे का जन्म नहीं होता है तो ज्यादातर महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब चूंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? देखिए, विज्ञान इस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह से और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ खारिज करता है। कैसे? जरा डायग्राम की बेसिस पे समझाइए। बिल्कुल। चूंकि महिला के पास केवल XX क्रोमोसोम है तो वो बच्चे को हमेशा सिर्फ X ही दे सकती है, उसके पास Y है ही नहीं। हाँ, लॉजिकल है। लेकिन जो पुरुष का स्पर्म है उसमें X और Y दोनों तरह के क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर पुरुष का X स्पर्म महिला के X से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, यानी XX। ठीक है। और अगर पुरुष का Y स्पर्म महिला के X से मिलता है तो लड़का पैदा होता है, यानी XY। इसलिए बच्चे का लिंग क्या होगा, बेटा होगा या बेटी, ये केवल और केवल पुरुष के स्पर्म पर निर्भर करता है। इसमें महिला की कोई भूमिका नहीं है। ये एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जो हर एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन हर घर तक भी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस मास्टर कोड की जो इन क्रोमोसोम्स के भी अंदर छिपा है, हमारा DNA। हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वॉटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसे हम एक घुमावदार सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड वो गोंद है जो इस सीढ़ी के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़कर रखता है? हाँ, आप इसे उस सीढ़ी के वो डंडे मान सकते हैं जो दोनों तरफ की रेलिंग को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। DNA की दोनों लड़ियां इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण आपस में जुड़ी रहती हैं। अच्छा, और RNA का क्या रोल है? जब इस पोर्ट को पढ़कर शरीर में कोई संदेश भेजना होता है तब RNA काम आता है। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब उसमें एक ही रेलिंग होती है। हाँ, और इसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम रासायनिक अंतर होता है। DNA में एक थाइमिन बेस होता है, लेकिन RNA में उसकी जगह यूरेसिल बेस पाया जाता है। ये डायरेक्ट MCQ है। यूरेसिल, स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें। और हाँ, भारत में इसी विशाल DNA लाइब्रेरी को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि हमारे हर एक जीन का नक्शा बनाया जा सके। बिल्कुल, ये भविष्य की मेडिसिन का आधार है। चलिए इस हिस्से का भी एक त्वरित रिकैप करते हैं। मानव शरीर में ऑटोजोम्स कौन से जोड़े होते हैं? पहले से 22वें जोड़े तक। बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर है? केवल पुरुष के स्पर्म पर। और कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम परफेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। चलिए। तो हमने बाहर से होने वाले हमलों को समझ लिया। सबसे पहले बात करते हैं रक्त समूह की, यानी ब्लड ग्रुप्स, जिनकी खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर की खोज से पहले खून चढ़ाना इतना खतरनाक क्यों था? क्योंकि तब विज्ञान ये जानता ही नहीं था कि हर खून एक जैसा नहीं होता। लाल रंग देखा और चढ़ा दिया। अरे बाप रे। हाँ, किसी भी इंसान को किसी का भी खून चढ़ा दिया जाता था। इससे कई बार शरीर उस नए खून को अपना दुश्मन समझ लेता था और अंदर ही थक्का जमा देता था, जिससे मरीज की मौत हो जाती होगी। बिल्कुल। फिर लैंडस्टीनर ने दुनिया को बताया कि खून अलग अलग प्रकार का होता है, A, B, AB और O, जिसमें से O नेगेटिव सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर है। मतलब वो किसी को भी खून दे सकता है। इसे PDF में ट्रिक दी गई है, ओपन फॉर ऑल। हाँ, ओपन फॉर ऑल। पॉजिटिव सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो सबका खून ले सकता है। इसकी ट्रिक है एब्जॉर्ब ऑल। सही कहा। थोड़ा रुकिए, मुझे इसे भी एक उपमा से समझने दीजिए। क्या मैं खून में मौजूद एंटीजन को एक तरह का सिक्योरिटी ID कार्ड मान सकती हूँ? ID कार्ड। हाँ, ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। तो अगर मेरे शरीर में A टाइप का ID कार्ड है और कोई B टाइप का खून मेरे अंदर आता है तो मेरा इम्यून सिस्टम उसका ID कार्ड चेक करता है। बिल्कुल। वो मैच नहीं होता तो शरीर के गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। अब O नेगेटिव के पास तो कोई ID कार्ड यानी एंटीजन होता ही नहीं है। एकदम सही है। तो वो एक भूत की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से बचकर चुपचाप सिस्टम में मिल जाता है, इसीलिए वो सर्वदाता है। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी। और वहीं दूसरी तरफ AB पॉजिटिव के पास दोनों तरह के ID कार्ड होते हैं, AB और BB। तो कोई भी खून आए वो दरवाजा खोल देता है। हाँ, इसलिए कोई भी खून अंदर आए वो उसे अपना ही समझ लेता है, इसीलिए वो सर्वग्राही है। अब बात करते हैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स की जो ये ID चेक करते हैं, यानी हमारी एंटीबॉडीज। PDF के मुताबिक इनका निर्माण श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBCs के लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है। हाँ, लिम्फोसाइट्स। इनमें एक बहुत ही खास एंटीबॉडी का जिक्र है,
IgA, जो कि माँ के शुरुआती दूध में, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें पाया जाता है। इसका काम क्या है? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका अपना सुरक्षा तंत्र बहुत कमजोर होता है। उसे बाहरी दुनिया के कीटाणुओं से लड़ना नहीं आता। तो माँ अपने पहले गाढ़े दूध के जरिए ये IgA एंटीबॉडीज सीधे बच्चे के शरीर में भेजती है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि माँ अपने बच्चे के सिस्टम में एक बना बनाया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रही है, वाह, जो उसे बाहरी दुनिया के शुरुआती पैथोजन से लड़ना सिखाता है। साइंस की भाषा में इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। विज्ञान ने भी कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं जिन्होंने लाखों जानें बचाई हैं। बिल्कुल, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स। जैसे 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि पेनिसिलिन एक कवक यानी फंगी से बनाई गई थी। वही फंगी जो एथलीट फुट करता है। प्रजाति अलग है, लेकिन हाँ, है वो कवक ही, यानी एक सूक्ष्म जीव का उपयोग दूसरे सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए किया गया। इसने चिकित्सा जगत को हमेशा के लिए बदल दिया। और टीकों की दुनिया में एडवर्ड जेनर का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। बिल्कुल, चेचक या स्मॉल पॉक्स का टीका। हाँ, ये बीमारी इतनी भयानक थी कि गांव के गांव साफ हो जाते थे। लेकिन विज्ञान की ताकत देखिए, चेचक दुनिया से पूरी तरह से समाप्त होने वाला एकमात्र मानव संक्रामक रोग है। आज ये इस धरती पर कहीं भी नहीं है। इसके अलावा पोलियो के खिलाफ एल्बर्ट सेबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन OPV बनाए। वही बूंद जिंदगी की। हाँ, और टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका विकसित किया गया। ये सब इंसानी विज्ञान की वो ढालें हैं जिन्होंने हमें उन हैकर्स से बचाया है जिनकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए एक अंतिम रैपिड फायर हो जाए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। वो ब्लड ग्रुप जो बिना ID कार्ड का भूत है, यानी यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव। और ओरल पोलियो वैक्सीन के निर्माता एल्बर्ट सैबिन। चीजों के सबसे छोटे स्तर से, यानी नैनो टेक्नोलॉजी की जादुई दुनिया से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नैनो होता कितना छोटा है। देखिए, अगर हम गणित की भाषा में कहें ना, तो 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। बाप रे, 1 अरबवां हिस्सा। हाँ, यानी 10⁻⁹ मीटर। और इन नोट्स में से याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक दी गई है। वो नैनो और 9 वाली। एग्जैक्टली। अंग्रेजी का शब्द नैनो सुनने में 9 जैसा लगता है, तो नैनोमीटर मतलब सीधे 10⁻⁹। वाह, ये ट्रिक तो एग्जाम में बहुत काम आएगी। इतनी छोटी चीज की कल्पना करना भी मुश्किल है, और नोट्स बताते हैं कि इतने सूक्ष्म स्तर पर ना चीजें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे यहाँ कमल प्रभाव या लोटस इफेक्ट का जिक्र है। लोटस इफेक्ट मतलब कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी एकदम साफ रहता है, वो पानी नहीं सोखता। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। होता क्या है कि नैनो स्केल पर कमल के पत्ते की सतह पर ना बेहद सूक्ष्म खंबे जैसी आकृतियां होती हैं। अच्छा। तो जब पानी की बूंद इस सतह पर गिरती है तो वो पत्ते पर चिपकने के बजाय एक गोल मोती की तरह बन जाती है, और जब ये बूंद लुढ़कती है तो अपने साथ सारी धूल और गंदगी भी ले जाती है। ओहो, मतलब इसी नैनो स्ट्रक्चर की वजह से पत्ता स्वतः साफ हो जाता है। बिल्कुल। और इसी नैनो स्केल पर कार्बन नैनो ट्यूब्स का भी जिक्र है पेज 1 पर। ये फुलरीन या बकीबॉल नाम के कार्बन के ही एक रूप से बने होते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ये जो ट्यूब्स होते हैं ये स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। अरे, और फिर भी वजन में बेहद हल्के होते हैं। अरे वाह, स्टील से 100 गुना मजबूत। हाँ, इनकी संरचना एक मुड़ी हुई जाली की तरह होती है जो इन्हें ये अकल्पनीय मजबूती देती है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा एक संदेह हो रहा है। अगर कार्बन नैनो ट्यूब स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत हैं, तो हम इनसे सीधे बड़ी बड़ी इमारतें या गाड़ियां क्यों नहीं बनाते भाई? मतलब हम आज भी स्टील और कंक्रीट पर क्यों अटके हुए हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, इसका जवाब ना मैन्युफैक्चरिंग की सीमाओं में छिपा है। अच्छा। हाँ, लैब के अंदर अति सूक्ष्म स्तर पर एक छोटा नैनो ट्यूब बनाना आसान है, लेकिन एक पूरी की पूरी इमारत का ढांचा बनाने के लिए जितने बड़े स्तर पर इसका उत्पादन चाहिए ना, उसकी लागत फिलहाल बहुत ही ज्यादा है। ओहो, मतलब पैसा बहुत लगेगा। एग्जैक्टली।
बड़े स्तर पर इन्हें जोड़कर एक विशाल ढांचा तैयार करने की जो तकनीक है वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है, पर भविष्य में ऐसा होना पूरी तरह से संभव है। समझ गया, मतलब तकनीक अभी स्केल अप होने के दौर में है। इसके अलावा पेज 1 पर एक और मजेदार चीज है, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यानी चांदी के कण। यहाँ लिखा है कि इनका इस्तेमाल वाटर प्यूरिफायर और चोट पर लगाने वाले बैंडेड में होता है। बिल्कुल, इसके पीछे ना चांदी का एंटी बैक्टीरियल गुण काम करता है। मतलब जब चांदी को हम नैनो स्केल पर लाते हैं तो ये कण इतने छोटे हो जाते हैं कि ये सीधे बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली को भेद कर उसके अंदर घुस जाते हैं। हाँ, अंदर घुसकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से ये एक बेहतरीन कीटाणुनाशक का काम करता है। कमाल है, और शायद इसीलिए भविष्य में नैनो रोबोट्स की बात हो रही है जो मानव शरीर के अंदर जाकर जटिल सर्जरी कर सकेंगे। वैसे नोट्स में ये भी है कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द आया कहाँ से? हाँ, ये शब्द सबसे पहले 1974 में नोरियो तानीगुची ने दिया था। 1974 में। लेकिन इसकी असली नींव ना उससे पहले ही मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन ने रख दी थी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। उसमें उन्होंने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में हम परमाणुओं को एक एक करके अपनी मर्जी से जोड़ सकेंगे। क्या विजन था उनका। अच्छा, पेज 1 के आखिर में कुछ MCQs और एग्जाम टिप्स भी हैं। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ, पहला सवाल है कि नैनोमीटर किसके बराबर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 10 की घात -9 मीटर। वही हमारी ट्रिक, नैनो मतलब नाइल। बिल्कुल सही। और दूसरा सवाल है कमल प्रभाव क्या करता है? इसका उत्तर भी है, सतह को स्वयं साफ रखता है। एग्जैक्टली। तो ये हमारा पहला पेज पूरा हुआ। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। तो देखिए, नैनो स्केल से निकलकर अब हम पेज 2 और 10 पर आ रहे हैं। यहाँ सोर्स मटेरियल के पेज 2 और 10 में लगभग एक जैसी ही जानकारी है, तो हम इसे एक महत्वपूर्ण रिवीजन पॉइंट के रूप में देखेंगे। हाँ, मतलब अब हम नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी या भविष्य की तकनीक पर आ गए हैं। यहाँ सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन। और यहाँ ना एक बहुत ही शानदार विजुअल डायग्राम बना है, मैं बता देता हूँ। इसमें दिखाया गया है कि कैसे पानी यानी H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं ना? बिल्कुल सही कहा। देखिए, हाइड्रोजन तो ब्रह्मांड में हर जगह है, लेकिन उसे निकालने की जो आम प्रक्रिया है वो अक्सर बहुत प्रदूषण फैलाती है। अच्छा। तो डायग्राम में जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया है उसमें पानी के अणु को तोड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। और मजे की बात यह है कि जब ये बिजली सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से आती है तो पूरी प्रक्रिया में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। ओहो, मतलब प्रदूषण बिल्कुल जीरो। इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। एग्जैक्टली। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ग्राफीन का जिक्र है। हाँ, ग्राफीन, ये भी कार्बन का ही रूप है। तो ये नैनो ट्यूब से अलग कैसे है? देखिए, ग्राफीन जो है ना वो कार्बन के परमाणुओं की केवल एक एटम जितनी पतली 2D शीट होती है, मतलब अल्ट्रा थिन। 2D शीट। हाँ, और ये दुनिया का सबसे पतला और मजबूत मटेरियल माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। 200 गुना? नैनो ट्यूब तो 100 गुना था, ये सीधा 200 गुना। बिल्कुल। और एक और तकनीक जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है लाइडार तकनीक। हाँ, लाइडार ये चालक रहित कारों यानी सेल्फ ड्राइविंग कारों में सटीक 3D मैपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सही कहा। और इसी पेज पर सॉफ्टवेयर के प्रकार भी समझाए गए हैं, ओपन सोर्स बनाम क्लोज्ड सोर्स। ओपन सोर्स मतलब जिनका कोड सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है ना, जैसे लिनक्स और एंड्रॉयड। हाँ, और कोई भी डेवलपर उसमें बदलाव कर सकता है। वहीं विंडोज और मैक ओएस क्लोज सोर्स हैं, उन पर कंपनियों का मालिकाना हक होता है और उन्हें उपयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए इसके MCQs देख लेते हैं। पहला सवाल, ग्रीन हाइड्रोजन की प्रक्रिया क्या है? तो उत्तर है सी, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। और दूसरा सवाल, ग्राफीन स्टील से कितना मजबूत है? इसका उत्तर भी सी है, 200 गुना। तो ये पेज भी कवर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। हाँ, पेज 3। ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूलकिट के बारे में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके लिए तो मैं एक बेहतरीन एनालॉजी देना चाहूंगी। बताइए। सोचिए, अगर हमें कुदरत के बनाए हुए DNA को एडिट करना हो तो विज्ञान की दुनिया में कैंची और गोंद क्या होंगे?
मतलब हम किसी आम कैंची से तो डीएनए काट नहीं सकते ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ खास वैज्ञानिक टूल्स चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सिजर्स होती है, उसे विज्ञान की भाषा में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये नाम थोड़ा भारी है एग्जाम के लिए। हाँ, लेकिन याद रखना जरूरी है। ये डीएनए की लड़ी में एक खास जगह को पहचान कर उसे सटीक तरीके से काटने का काम करता है। और एक बार काट लिया तो उसे जोड़ने के लिए आणविक गोंद चाहिए। एग्जैक्टली। और उस गोंद को कहते हैं डीएनए लिगेज। ये कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को आपस में चिपका देता है। वाह, कैंची और गोंद मिल गए। अच्छा, एक टर्म और है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर। ये क्या करता है? देखिए, पीसीआर बेसिकली एक ऐसी तकनीक है जिससे हम बहुत ही कम समय में डीएनए की लाखों कॉपियां बना सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जेनेटिक्स की फोटोकॉपी मशीन है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये बेहद उपयोगी है क्योंकि ये एक वेक्टर या डिलीवरी ट्रक का काम करता है जो नए जीन को लक्ष्य तक पहुंचाता है। डिलीवरी ट्रक। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ, टोटीपोटेंसी। इसका मतलब है पौधे की एक अकेली कोशिका से पूरा का पूरा नया पौधा बनाने की क्षमता। बिल्कुल। चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। पहला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग क्या है? उत्तर है सी, डीएनए काटने के लिए। और दूसरा सवाल, प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है डी, बैक्टीरिया में। बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेज 4। अब हम बात करेंगे कि लैब में डीएनए काटने जोड़ने के बाद असल दुनिया में क्या चमत्कार हुए, यानी बायोटेक की उपलब्धियां और जीएमओ। जीएमओ, सबसे मशहूर उपलब्धि तो गोल्डन राइस है। हाँ, ये एक जेनेटिक मॉडिफाइड चावल है। इसकी खासियत यह है कि ये शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। अच्छा, इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी कमाल की है, आंखों का सोना, क्योंकि विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। इसके अलावा एक और बड़ी उपलब्धि थी ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन? हाँ, ये बाजार में आया पहला आनुवंशिक रूप से तैयार मानव इंसुलिन था। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये एक बड़ी क्रांति थी। और कृषि में बीटी कॉटन का भी जिक्र है। यहाँ बीटी का मतलब क्या है? बीटी का मतलब है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ये दरअसल मिट्टी में पाया जाने वाला एक जीवाणु है। और दुनिया का पहला जीएम भोजन जिसे बिक्री की मंजूरी मिली वो कौन सा था? वो था फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर, नाम से ही लग रहा है कि स्वाद बचाने वाला। बिल्कुल। और अगर हम क्लोनिंग के चमत्कारों की बात करें तो डॉली भेड़ का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, डॉली, दुनिया का पहला क्लोन स्तनधारी। इसे वैज्ञानिक यान विल्मुट ने बनाया था ना? एग्जैक्टली। और भारत की बात करें तो एक ट्रांसजेनिक गाय भी बनी थी जिसका नाम था रोजी। इसके दूध में मानव अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता था। अरे वाह। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। विश्व का पहला जीएम भोजन कौन सा है? उत्तर है सी, फ्लेवर सेवर टमाटर। और डॉली किस जीव का क्लोन था? उत्तर है बी, भेड़। बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेज 5। ये सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स के बारे में है, हमारे दोस्त और दुश्मन। हाँ, हमारी दुनिया में मौजूद वे जीव जो हमें दिखते नहीं हैं। यहाँ नोट्स में कुछ बड़े अच्छे डायग्राम्स हैं। एक दही का प्याला बना है, एक ब्रेड है और एक सिरका की बोतल है। ये सब हमारे दोस्त सूक्ष्म जीवों के कमाल हैं। जैसे दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस। बिल्कुल। और दलहनी फसलों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला राइजोबियम। और ब्रेड या बियर में जो फर्मेंटेशन होता है उसके लिए यीस्ट या खमीर काम आता है। सही कहा। सिरका यानी विनेगर बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी का इस्तेमाल होता है। और हाँ, आज के समय में मशहूर प्रोबायोटिक्स भी तो है जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने वाले जीवित जीवाणु होते हैं। ये तो हो गए दोस्त, लेकिन यहाँ दुश्मन यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव भी दिए हैं, जैसे सुपर बग। सुपर बग बहुत खतरनाक होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं, मतलब उनपे दवा का असर ही नहीं होता। बाप रे। और एक इकोलाई भी है। हाँ, इकोलाई।
अगर पानी में इसकी मौजूदगी मिले तो ये सीधा सीधा इस बात का सूचक है कि पानी सीवेज से प्रदूषित है। अच्छा, मतलब मलमूत्र का प्रदूषण है। और वायरस या विषाणु के बारे में भी एक खास फैक्ट है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और दो विशेष तथ्य जो सीधे एग्जाम में आते हैं, फंगी यानी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और एल्गे यानी शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल, एमसीक्यूज देख लें। हाँ, दूध को दही में बदलना, उत्तर है सी, लैक्टोबैसिलस। और पानी सीवेज से प्रदूषित होने का सूचक क्या है? उत्तर है बी, ई कोलाई। एकदम सही। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेज 6। अब हम ह्यूमन टेक की बात करेंगे, आईवीएफ और सरोगेसी कानूनों के बारे में। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। अक्सर एक आम सवाल उठता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी में असल में क्या फर्क है? देखिए, फर्क बहुत स्पष्ट है। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर लैब की टेस्ट ट्यूब में होता है। अच्छा। हाँ, और जब वो जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है तब उसे वापस महिला के गर्भाशय यानी यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ विजुअल फ्लोचार्ट भी है जो इसी प्रक्रिया को समझा रहा है। तो फिर सरोगेसी क्या है? सरोगेसी में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को उसी महिला के गर्भाशय में नहीं बल्कि किसी दूसरी महिला की कोख में डाला जाता है। आसान भाषा में कहें तो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है जबकि सरोगेसी में मां की कोख बदलती है। बिल्कुल साफ हो गया। कुछ और तकनीकें भी हैं, जिफ्ट और गिफ्ट। हाँ, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें अंडाणु सीधे फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। और एक्सी क्या है? एक्सी में मजबूत स्पर्म को सीधे ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ करंट अफेयर्स का एक बड़ा अलर्ट भी है, सरोगेसी एक्ट 2021। बिल्कुल, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस एक्ट के अनुसार भारत में व्यावसायिक या कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से बैन है। मतलब पैसों के लिए सरोगेसी नहीं कर सकते। सजा भी है क्या? हाँ, ऐसा करने पर 10 साल की सजा हो सकती है। केवल परोपकारी या एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की ही अनुमति है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। आईवीएफ का मुख्य स्थान क्या है? इसका उत्तर है सी, टेस्ट ट्यूब। और सरोगेसी एक्ट 2021 के अनुसार क्या प्रतिबंधित है? उत्तर है डी, कमर्शियल सरोगेसी। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेज 7। ह्यूमन टेक से निकलकर अब हम एनिमल टेक यानी क्लोनिंग के युग में आ गए हैं। क्लोनिंग, इसका मतलब तो सीधा सा यही है ना कि अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए किसी जीव की एकदम हूबहू जेनेटिक कॉपी बनाना, एकदम जेरोक्स कॉपी। बिल्कुल सही समझे आप। और इसमें ग्लोबल माइलस्टोन वही है, स्कॉटलैंड में जुलाई 1996 में बनी डॉली भेड़, जो दुनिया की पहली क्लोन थी। लेकिन भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। नोट्स में एनडीआरआई करनाल, हरियाणा का विशेष जिक्र है। हाँ, भारत भैंस क्लोनिंग में दुनिया में अग्रणी है। अरे वाह। देखिए, एनडीआरआई ने फरवरी 2009 में समरूपा नाम की पहली क्लोन भैंस बनाई थी। समरूपा, फरवरी 2009। हाँ, फिर जून 2009 में गरिमा और 2013 में महिमा बनाई। नोट्स में ये भी बताया गया है कि इन्होंने भैंस और शिखर नाम के क्लोन भी बनाए थे। बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ क्लोनिंग प्रक्रिया का एक डायग्राम भी है। मैं इसे समझा देता हूँ। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले एक डोनर सेल से न्यूक्लियस लिया जाता है, फिर एक एग सेल लेते हैं जिसका अपना न्यूक्लियस निकाल दिया गया हो, यानी बिना न्यूक्लियस वाला एग। फिर इन दोनों का फ्यूजन कराते हैं। इससे एम्ब्रियो का विकास होता है और अंत में उसे सरोगेट मदर में प्रत्यारोपित कर देते हैं। और जो बच्चा पैदा होता है वो डोनर की बिल्कुल जेरोक्स कॉपी होता है। एग्जैक्टली, यही क्लोनिंग का मूल सिद्धांत है। चलिए एमसीक्यूज कर लें। दुनिया की पहली क्लोन्ड शीप कौन सी है? उत्तर है सी, डॉली। और एनडीआरआई द्वारा पहली क्लोन भैंस कब बनाई गई? इसका उत्तर बी है, फरवरी 2009। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेज 8, ये चिकित्सा विज्ञान, निदान और टीकों के बारे में है, यानी बीमारी पकड़ने और उसे ठीक करने की तकनीकें। हाँ, डायग्नोस्टिक्स या निदान में दो प्रमुख नाम हैं, एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन। एमआरआई स्कैन जो है ना, वो चुंबकीय अनुनाद यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता है। और सीटी स्कैन में एक्सरे किरणों का उपयोग होता है। बिल्कुल। अब टीकों और खोज की बात करें तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो प्रथम एंटीबायोटिक था, और इसे उन्होंने कवक यानी फंगी से बनाया था।
ये तो बहुत बार एग्जाम के पूछा गया है। और चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का टीका किसने बनाया? वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था और ये बीमारी अब दुनिया से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। और पोलियो के लिए? पोलियो के लिए ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन है, जिसे एल्बर्ट साबिन ने विकसित किया था। और एड्स या एचआईवी की रोकथाम और जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? उसके लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। वैसे यहाँ नोट्स में एक बड़ी मजेदार चीज दिख रही है मुझे। क्या हुआ? हाँ, लगता है नोट्स में क्लोनिंग का भूत यहाँ भी आ गया है। उनकी जेरोक्स मशीन कुछ ज्यादा ही तेज चल गई। हाँ, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ, चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। हाँ, पहला, एमआरआई स्कैन का सिद्धांत क्या है? उत्तर है सी, चुंबकीय अनुनाद। और चेचक के टीके का विकास किसने किया? उत्तर है डी, एडवर्ड जेनर। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेज 9 और 11, ये हिस्सा सीधे कृषि तकनीक से जुड़ा है। और लेखपाल जैसे एग्जाम्स में सीधे जीन के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए सभी छात्र यहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाएं। पेज 9 पर भारत के जीएम चैंपियंस की लिस्ट है। सबसे पहले बीटी कॉटन, जो 2002 में आया था। हाँ, इसका जीवाणु तो हमने पहले ही देखा, बैसिलस thuringiensis। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो जीन इंसर्ट किए गए थे उनके नाम याद रखना जरूरी है। Cry1AB और Cry2AC। Cry1AB और Cry2AC। और इसके किस्में थीं मेघपारा 162 और 184। हाँ, और ध्यान दीजिए, नोट्स में ये भी बताया गया है कि बीटी बैंगन में Cry1AC जीन होता है। अच्छा, दोनों में थोड़ा फर्क है। अगला चैंपियन है गोल्डन राइस। इसमें जीन का सोर्स क्या है? डैफोडिल का फूल और मक्का। और मुख्य जीन कौन से हैं? मुख्य जीन है PSY, CRT1 और LCY। और इसकी जादुई शक्ति वही है कि ये बीटा कैरोटीन बनाता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए बन जाता है। बिल्कुल सही। और एक और जीएम फसल है जीएम सरसों। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीपक पेंटल ने बनाया है। इसमें कौन से जीन है? इसमें बार्नेज और बार स्टार जीन का इस्तेमाल हुआ है, जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन को आसान बनाता है। चलिए पेज 9 के एमसीक्यूज देख लें। बीटी कॉटन में जीवाणु कौन सा है? सी, बैसिलस thuringiensis। और गोल्डन राइस में जीन सोर्स बी, डैफोडिल और मक्का। एकदम सही। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी पेज की ओर। हाँ, पेज 11, ये जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स पर है। मतलब बिना केमिकल या डीएपी के मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। बिल्कुल। इसमें सबसे पहला नाम है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का। ये क्या करता है कि मिट्टी में जो अघुलनशील फॉस्फेट होता है उसे पिघलाकर घुलनशील बना देता है, ताकि पौधे उसे आसानी से ले सकें। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अजोला। अजोला, ये पानी पर तैरने वाली एक छोटी सी घास है और धान यानी चावल के खेतों के लिए ये सबसे बेस्ट नाइट्रोजन फिक्सर मानी जाती है। अच्छा, इसके अलावा गेहूं, मक्का और सरसों जैसी नॉन पल्सिस फसलों में क्या इस्तेमाल होता है? उनमें एजोटोबैक्टर इस्तेमाल होता है। और गन्ना या मोटे अनाज में? वहाँ एजोस्पिरिलम का उपयोग होता है। और दलहनी फसलों यानी पल्सिस की जड़ों में तो हमने पढ़ा ही था कि राइजोबियम होता है। बिल्कुल। और यहाँ एक एग्जाम टिप भी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है हवा की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलना, ताकि पौधे उसका उपयोग कर सकें। बहुत ही शानदार। इसके एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। अजोला का उपयोग कहाँ होता है? सी, धान के खेत के लिए। और फॉस्फेट सॉल्यूबलाइजिंग का काम क्या है? बी, अघुलनशील को घुलनशील बनाना। शुरुआत वहां से करते हैं जहां से इन चमत्कारों का जन्म होता है, यानी हमारे अनुसंधान संस्थान। हमारे नोट्स के पहले पेज पर कई खास संस्थानों के नाम हैं, जैसे मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र या NBRC। हाँ, NBRC। और हम जानते हैं कि इंसान का दिमाग ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। NBRC इसी गुत्थी को सुलझा रहा है। और उसी तरह अगर सूक्ष्म जीवों की दुनिया में जाएं तो पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी NIV है। NIV, राइट। खासकर महामारी के बाद तो हमने देखा ही है कि वायरस का अध्ययन कितना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। NIV अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारी ढाल है। इसके अलावा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI है, जहां नई दवाइयों की खोज होती है। अच्छा, और हैदराबाद में जो CCMB है यानी कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, वहां क्या होता है? वहां सिर्फ बीमारियों का नहीं, बल्कि जीवन की सबसे छोटी इकाई मतलब हमारी कोशिकाओं
और डीएनए के स्तर पर शोध होता है। अरे वाह! और इन सब के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण समिति है जिसका जिक्र हमारे दस्तावेजों में प्रमुखता से है, GEAC, यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। हाँ, GEAC पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका काम बहुत संवेदनशील है। मतलब जब वैज्ञानिक लैब में किसी पौधे या जीव के जीन में बदलाव करते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, तो ये समिति तय करती है कि वो पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है या नहीं। समझ गई। खैर, ये तो बात हुई भौतिक प्रयोगशालाओं की, लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा डेटा तो डिजिटल दुनिया में बन रहा है, और जहां डेटा है वहां खतरे भी हैं। मुझे हमेशा लगता है कि साइबर स्पेस एक ऐसे घर की तरह है जहां दरवाजे पर हमेशा कोई अनजान व्यक्ति ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही सटीक तुलना है, और जब वो डिजिटल ताला टूट गया है ना, तो हमें रैंसमवेयर जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। हाँ, रैंसमवेयर। अगर मैं इसे अपने छात्रों के लिए आसान भाषा में समझाऊं तो ये बिल्कुल एक डिजिटल अपहरणकर्ता की तरह है। मतलब मान लीजिए कोई आपके घर में घुसे, आपके घर का ताला बदल दे और कहे कि अगर चाबी चाहिए तो फिरौती दो। हैकर्स भी डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और पैसे मांगते हैं। एकदम सही। और अब तो हैकर्स डेटा के साथ साथ हमारी पहचान ही चुरा रहे हैं। डीप फेक इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। डीप फेक, ये तो आजकल न्यूज में भी बहुत रहता है। हाँ, इसमें एआई का उपयोग करके किसी भी इंसान का हूबहू नकली वीडियो या ऑडियो बना दिया जाता है। एआई चेहरे की हर हरकत को ऐसे कॉपी करता है कि असली और नकली में फर्क ही नहीं होता। और इसके साथ सॉफ्टवेयर पायरेसी की भी बड़ी समस्या है। लोग असली सॉफ्टवेयर की नकल मुफ्त में डाउनलोड कर लेते हैं। उन्हें लगता है पैसे बच गए, पर असल में उस पायरेटेड सॉफ्टवेयर में वायरस छुपे होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए इन सब पर लगाम कसने के लिए भारत का आईटी अधिनियम बहुत जरूरी हो जाता है। परीक्षाओं में इसके कुछ नियम अक्सर पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए धारा 43 और धारा 66। अच्छा, धारा 43 और 66 हैकिंग से जुड़ी हैं, राइट? जी हाँ, ये हैकिंग और कंप्यूटर में बिना अनुमति घुसने से निपटती हैं। और निजता यानी प्राइवेसी का क्या? अगर कोई किसी का पर्सनल डेटा लीक कर दे तो? उसके लिए आईटी अधिनियम में धारा 72 है। ये निजता के उल्लंघन पर सजा तय करती है। इसके अलावा धारा 67 अश्लील सामग्री के प्रकाशन से जुड़ी है। इसमें अगर कोई पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाप रे, ये तो काफी सख्त है। हाँ, और एक बहुत तकनीकी लेकिन जरूरी धारा है, धारा 65। धारा 65, ये किस बारे में है? ये कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ के खिलाफ है। देखिए, सोर्स कोड किसी भी सॉफ्टवेयर का डीएनए होता है। अगर कोई इस डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर दे तो वो पूरे सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से बदल सकता है। अच्छा, यानी भौतिक और डिजिटल दोनों सीमाओं की रक्षा करनी है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। बिल्कुल, पेज 2 पर आते हैं। तो सुरक्षा के नियम समझने के बाद अब देखते हैं कि हम किन नई तकनीकों को सुरक्षित कर रहे हैं। भविष्य की कंप्यूटिंग। हमारे नोट्स में सुपर कंप्यूटर्स का जिक्र है, विशेष रूप से भारत की परम सीरीज। हाँ, सुपर कंप्यूटिंग में भारत का सफर बहुत लंबा रहा है। दस्तावेज बताते हैं कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। शुरुआत में भारत को संघर्ष करना पड़ा, और सीडीसी कंपनी के संदर्भ भी इसी कहानी का हिस्सा है। और सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है ना? बिल्कुल, फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब आम कंप्यूटर जो काम महीनों में करेगा, ये कुछ सेकंड में कर लेगा। और अब तो हम जेनरेटिव एआई के युग में आ गए हैं, जैसे चैट जीपीटी। हाँ, जेनरेटिव एआई सिर्फ गूगल की तरह जानकारी खोजता नहीं है, बल्कि हमारे दिए गए निर्देशों या प्रॉम्प्ट्स को समझकर खुद नई कोडिंग या कहानी जनरेट कर सकता है। और कंप्यूटिंग का भविष्य इससे भी आगे है, क्वांटम कंप्यूटिंग। आम कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं, डेटा को 0 या 1 में प्रोसेस करते हैं। लेकिन हमारे नोट्स में लिखा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की इकाई क्यूबिट्स है। ये क्यूबिट्स का सिद्धांत थोड़ा उलझाने वाला लगता है। अगर इसे आसान उदाहरण से समझें तो आम कंप्यूटर का बिट टेबल पर रखे एक सिक्के की तरह है। वो या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग का क्यूबिट एक ऐसे सिक्के की तरह है जो हवा में तेजी से घूम रहा है। जब तक वो घूम रहा है, वो एक ही समय में हेड और टेल दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। इसीलिए ये एक ही समय में लाखों संभावनाओं की गणना कर सकते हैं। अरे वाह, ये हवा में घूमते सिक्के का उदाहरण बहुत ही सटीक है, इसे सब लोग नोट कर लें।
और ब्लॉकचेन तकनीक भी है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में देखते हैं। हाँ, ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हमारी घड़ी से लेकर फ्रिज तक सब इंटरनेट से जुड़े हैं। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जैसे सरकार का डिजी लॉकर जहाँ हमारे दस्तावेज सेव रहते हैं, तो क्या क्लाउड सच में हवा में तैरती हुई कोई हार्ड ड्राइव है? ये भ्रम बहुत आम है। क्लाउड या बादल का मतलब ये नहीं कि डेटा हवा में है। असल में आपका डेटा जमीन पर ही बहुत बड़े-बड़े सर्वर फार्म्स में सेव होता है। ये विशालकाय इमारतों में रखे लाखों हार्ड ड्राइव्स होते हैं जिन्हें ठंडा रखा जाता है। ओहो, मतलब डेटा हमारे डिवाइस में नहीं, दुनिया में कहीं दूर सुरक्षित रखा है। बिल्कुल, और हम इंटरनेट से उस तक पहुंचते हैं। डिजीलॉकर में दस्तावेज ऐसे ही सुरक्षित रहते हैं। और इस पूरे इंटरनेट को चलाने के लिए हमें मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की जरूरत है, जैसे 5G, जहां G का मतलब साधारण तौर पे जनरेशन होता है। हाँ, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में UPI एक बहुत बड़ी क्रांति है। नोट्स के मुताबिक 11 अप्रैल 2016 को NPCI ने इसे लॉन्च किया था। आज ठेले वाले भी रियल टाइम पेमेंट ले रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट में फास्टैग आ गया है। फास्टैग तो कवाएं है। टोल पर लंबी लाइनें खत्म। ये RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है। सेंसर दूर से ही गाड़ी का टैग पढ़ लेता है। लेकिन एक सवाल और है, ये सारा डेटा इतनी तेजी से ट्रैवल कैसे करता है? हम जानते हैं कि यह ऑप्टिकल फाइबर से जाता है, पर बिना लॉस के प्रकाश की गति से कैसे? इसके पीछे भौतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर वाल जितना पतला कांच का पाइप है। इसके अंदर के हिस्से को कोर कहते हैं और बाहरी आवरण को क्लैडिंग। तो डेटा इस कांच के पाइप से गुजरता है? हाँ, डेटा को लेजर लाइट में बदल दिया जाता है। जब लाइट एक खास कोण से इस कोर के अंदर प्रवेश करती है तो वो बाहरी क्लैडिंग को पार नहीं कर पाती। वो शीशे के अंदर ही टकराकर वापस मुड़ जाती है और जिगजैग तरीके से आगे बढ़ती है। प्रकाश बाहर नहीं रिसता, इसलिए डेटा का कोई लॉस नहीं होता। कमाल है, ये तो विज्ञान का चमत्कार है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। बिल्कुल, अब आते हैं रोजमर्रा के विज्ञान और जमीनी स्तर पर तकनीक के उपयोग पर। जी, हमारी दैनिक जिंदगी विज्ञान से घिरी हुई है। रसोई में नॉनस्टिक बर्तन पर टेफ्लॉन की परत होती है जिस पर कुछ चिपकता नहीं। टीवी रिमोट से अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। और सड़क पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही हैं या हमारे स्मार्टफोन हैं, उनमें लिथियम बैटरी का कमाल है। लिथियम हल्का होता है और बहुत ऊर्जा स्टोर करता है। सही कहा। और घरों में CFL की जगह LED ने ले ली है। ये कम बिजली खाती है और उम्र लंबी होती है। चिकित्सा में MRI और CT स्कैन है। CT स्कैन एक्सरे किरणों से शरीर की 3D तस्वीरें बनाता है। लेकिन ध्यान दें, MRI में रेडिएशन नहीं होता। वो चुंबकीय अनुनाद यानी शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा होलोग्राफी है, जिससे हवा में 3D चित्र बनते हैं। खैर, समुद्र से निकलकर अगर जमीन पर आएं तो हमारे नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर लेखपाल को फीता लेकर जमीन नापते सोचते हैं, पर अब कहानी बदल गई है। यहाँ नाविक का जिक्र है। हाँ, नाविक। ये इसरो का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। पहले हम GPS पर निर्भर थे, पर नाविक भारत की सीमाओं से 1500 किलोमीटर बाहर तक सटीक लोकेशन देता है। आज इससे जमीन और मेड़ मापी जाती है। और जमीन नापने की बात हो तो 24 अप्रैल 2020 का दिन बहुत अहम है। हाँ, पंचायती राज दिवस। बिल्कुल, इसी दिन स्वामित्व योजना शुरू हुई। अब गांव का ड्रोन से सर्वे हो रहा है, वो भी 5 सेंटीमीटर की सटीकता से। जमीन का कोना कोना नापकर प्रॉपर्टी कार्ड मिल रहे हैं। और इसे मजबूत करने के लिए DILRMP कार्यक्रम है, जो पुराने भू अभिलेखों का पूरा डिजिटलीकरण कर रहा है। कृषि में भी 2022 से किसान ड्रोन की शुरुआत हुई है, जो कीटनाशक का सटीक छिड़काव करते हैं। और 2016 का इनाम तो है ही, 1 नेशन 1 मार्केट। खेती के लिए मौसम की जानकारी भी जरूरी है। यहीं आते हैं सुपर कंप्यूटर प्रत्युष और मिहिर। ये सटीक मौसम पूर्वानुमान लगाते हैं। और सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में भेजने के लिए जैम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार और मोबाइल। जो लोग भाषा की वजह से डिजिटल नहीं जुड़ पा रहे थे, उनके लिए 2022 में भाषणी प्लेटफॉर्म आया, जो AI से रियल टाइम अनुवाद करता है। ये सब दिखाता है कि तकनीक जमीनी स्तर पर काम कर रही है। बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेज नंबर 4। अब समय है अंतरिक्ष, रक्षा और विज्ञान के सुपर फास्ट तथ्यों का।
मैं कहूंगी कि हम एक तेज जुगलबंदी करते हैं, एक क्विक रिवीजन ब्लास्ट। मैं तथ्य पूछूंगी और आप तुरंत बताएंगे। ये आइडिया अच्छा है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। 28 फरवरी 1928 को क्या हुआ था? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल मिला। और एस चंद्रशेखर? तारों की संरचना के लिए 1983 में नोबेल। पृथ्वी का पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का प्रिज्म से अलग अलग रंगों में बंटना, इसे प्रकाश का विवर्तन या डिस्पर्जन कहते हैं। मेडिसिन की कुछ खोजें। पेनिसिलिन किसने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका? एडवर्ड जेनर। और रेबीज का टीका? लुई पास्चर। बहुत बढ़िया। अब परमाणु विज्ञान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और रेडियम। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और रेडियम मैडम क्यूरी। परफेक्ट। अब कुछ नए वन लाइनर्स। इसरो का नया ईंधन सिस्टम। दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर। विशाखापट्टनम स्टेशन पर तैनात रोबोट। ASC अर्जुन, भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट। ओपन AI का एटलस। ये उनका नया AI वेब ब्राउजर है। और ये गूगल का नैनो बनाना क्या है? नाम मजेदार है, पर ये गूगल का नया AI इमेज टूल है। अच्छा, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा संयंत्र बन रहा है? माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जिसकी PM ने आधारशिला रखी। गगनयान का इंजन कौन बना रहा है? गोदरेज एरोस्पेस। और भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक? IIT मद्रास में। अमेरिका में किस जीव को पुनर्जीवित किया जा रहा है? डायर वुल्फ, अति प्राचीन भेड़िया। माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम चिप? मिसुराना 1। केरल की आपदा प्रणाली? कवचम। और डिजिटल एंटी रेबीज या स्नेक वेनम ट्रैकर? जीवन प्लेटफॉर्म। ICMR का विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम? शाइन। देश का पहला एंटी ड्रोन पोर्ट? ये VO चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में है। और पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक? हैदराबाद में। कमाल का रिवीजन था। अब थोड़ा रक्षा और अंतरिक्ष पर आते हैं। भारत का पहला उपग्रह? आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया। अब 50 साल हो गए। दुनिया का पहला उपग्रह? स्पुतनिक 1, 1957 में रूस द्वारा। चांद पर पहला कदम? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपोलो 11, USA। अंतरिक्ष में पहले भारतीय? राकेश शर्मा, 1984 में। ये गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? अंतरिक्ष में वो क्षेत्र जहां तापमान सटीक होता है और जीवन की संभावना होती है। और हाल ही में चंद्रयान 3? हाँ, इसके विक्रम लैंडर ने सफलता हासिल की। रक्षा में दागो और भूल जाओ मिसाइल? वो है नाग, एंटी टैंक मिसाइल। बार्क की बुलेट प्रूफ जैकेट? भाभा कवच। एयरपोर्ट अथॉरिटी और इसरो का नेविगेशन? गगन। और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत? INS विक्रांत। और ये सब किस अभियान का हिस्सा है? 25 सितंबर 2014 के मेक इन इंडिया और 12 मई 2020 के आत्मनिर्भर भारत का। उफ, क्या शानदार सेशन रहा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।